Hello students, good morning. I am अलका मोहन, योर हिंदी टीचर। आज मैं आप लोग को क्लास 4 का हिंदी कोर्स बुक का पार्ट 1 शुरू करने जा रही हूँ, जो एक कविता है। कविता का नाम क्या है? मन के भोले भाले बादल। ये कविता का नाम है और इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं। इस कविता को जब आप लोग पढ़ेंगे तो कुछ कठिन शब्द भी दिखाई देगा। उन कठिन शब्दों को मैं यहाँ पर आप लोग को समझा रही हूँ, उसका अर्थ भी बता रही हूँ और उसको आप लोग समझकर कॉपी पे लिखेंगे और फिर उसे याद करेंगे। ठीक है, याद करके लिखेंगे कॉपी में। तो हमारा ये कविता है, इसमें कठिन कठिन शब्द आए हैं। जैसे है, एक है लगे दौड़ने आसमान में, ऐसा है लाइन। झबर झबर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में। ये किसके बारे में कहा गया है? बादल के बारे में कहा गया है। तो आसमान में, तो यहाँ हम आसमान का अर्थ क्या लिखेंगे? आकाश। आसमान को आकाश भी कहते हैं ना, तो आसमान को हम आकाश भी कहते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा कठिन शब्द आ रहा है आगे कि मन। कविता का पहला ही लाइन है, मन के भोले भाले बादल। तो भोले भाले बादल को भोले भाले कहा गया है। तो भोले भाले का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम समझेंगे कि भोले भाले बादल को कहा गया है। तो भोले भाले का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही सीधे साधे होते हैं, नर्म होते हैं, सीधे साधे होते हैं, उनको हम भोले भाले कहते हैं। तो हमारा दूसरा वर्ड मीनिंग हो जाएगा भोले भाले सीधे साधे। आगे दे रहा है, तीसरा हमारा वर्ड मीनिंग हो जाएगा, कठिन शब्द हो जाएगा मन। क्योंकि पहला ही हमारे कविता का लाइन है मन, मन के भोले भाले बादल। तो मन, मन का मतलब क्या होता है? दिल। हम कोई भी बात कहते हैं, कोई भी नहीं कहते हैं कि मैं मन से ये काम कर रही हूँ, मन लगा कर पढ़ रही हूँ, यानी कि दिल। ठीक है, था हमारा कठिन शब्द जो है वो आपस में। तो आपस में का मतलब हो जाता है कि मिलजुल कर हम लोग साथ में। तो यहाँ पर कभी भी बादलों को कहा है आपस में, ये जब टकराते हैं मिलजुल के, तो इसलिए हमको आपस का अर्थ लिखेंगे मिलजुल के। ठीक है, पांचवा हमारा जो कठिन शब्द आ रहा है वो है शैतान। बादलों को कहा गया है ना कविता में शैतान। तो शैतानी, शैतानी का मतलब क्या होता है? जो शैतानी करते हैं, शैतानी यानी कि नटखट जो होते हैं, बच्चे सभी शरारत करते हैं, शैतानी करते हैं, तो उनको हम नटखट कहते हैं। तो शैतानी का हम अर्थ लिखेंगे नटखट। ठीक है, आगे हमारा है छठा में चुपके। चुपके, कोई भी काम नहीं कहते हैं कि जैसे कर रहे हैं तो चुपके चुपके धीरे धीरे किया जाए, छुप कर करना। यानी कि चुपके जो होता है वो बहुत छिपाकर धीरे से करो कि किसी को पता नहीं चले। ऐसा भी हम लोग कहते हैं ना कि देखो ना वो चुपके से कुछ कर दिया, तो उसको हम धीरे से कहेंगे। चुपके का मतलब हो जाएगा धीरे से। ठीक है, सातवां हमारा है जिद्दी। बादलों को इस कविता में बहुत सारा कवि ने बताया है कि बादल कैसे होते हैं, तो उसमें बादलों को जिद्दी भी कहा है। कुछ बादलों के बारे में कवि बताया है कि वो जिद्दी होते हैं। जिद्दी हम किसे कहते हैं? जिद्दी, जिद्दी जो बात नहीं बिल्कुल मानते हैं, कुछ भी समझाओ कुछ भी कहो नहीं, बात वो नहीं मानते हैं, तो उनको हम जिद्दी कहते हैं। ऐसे कुछ बच्चे भी होते हैं ना कि बहुत बच्चे नहीं बात मानते हैं, तो उनको कहते हैं ना कि देखो ये बहुत जिद्दी है। इसी तरह बादलों के बारे में भी कवि ने कहा है कि ये बादल जिद्दी होते हैं। ठीक है, तो जिद्दी को हम लिखेंगे अर्थ उसका कि बात नहीं मानने वाला। ठीक है, आगे हमारा आठवां जो कठिन शब्द में है वो है भले। ये बादल को कविता में कहा गया है कि सब कुछ होने के बाद भी बादल हमें बहुत भले लगते हैं, अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। तो भले का अर्थ हम कहेंगे कि भले यानी कि ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो हमारा भले का अर्थ क्या लिखेंगे? अच्छे, और कॉमा दे के आप लोग उसको प्यारे भी लिख सकते हैं। कोई पूछेगा तो ये भी हम कह सकते हैं कि भले का मतलब अच्छे होता है, प्यारे भी होता है। दोनों अर्थ लिख लो। ठीक है, आगे हमारा जो 9 में पहुँचेंगे तो हम 9 में मतवाले। मतवाले, तो मतवाले का मतलब होता है
बहुत ही मस्त मौला इस तरह से बोला जाता है ना, जो कि बहुत ही अपने में मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, किसी की परवाह नहीं करते हैं, इस तरह के लोगों को या इस तरह के चीज़ को हम कहते हैं मतवाले। तो जो अपने में बहुत ही मस्त रहें उन्हें हम मतवाले कहते हैं। तो बादलों को भी यहाँ पर कवि ने कहा है कि ये बादल जो होते हैं वो मतवाले होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अपने में मस्त रहते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। तो मतवाले का अर्थ हम लिख सकते हैं कि अपने में मस्त, लिख सकते हैं ना इसको कि अपने में मस्त। अब ये तुम्हारा सारा कठिन शब्द हो रहा है। इन कठिन शब्दों को हम एक बार सुंदर राइटिंग में कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद से इसको याद करेंगे। याद करके और फिर ये तुम्हारा गृह कार्य यानी कि होमवर्क हो जाएगा कि कठिन शब्दों को, मन के भोले भाले के बादल कविता के कठिन शब्दों को याद करो और लिखो। ठीक है, चलो बच्चों, आज मैं आप लोग को पार्ट 1 मन के भोले भाले बादल, अभी आप लोग को उसका कठिन शब्द मैं बताई, उसको आप लोग कॉपी में लिखे। अब आगे इस कविता को मैं आपको समझाने जा रही हूँ। ठीक है, तो इस कविता का नाम है मन के भोले भाले बादल, यानी कि कविता का नाम ही है मन के भोले भाले बादल। बादलों को बिल्कुल भोले भाले सीधे साधे बताया गया है इस कविता में। तो इस कविता में कहा गया है कि जब भी बारिश होनी होती है तो बहुत सारे बादल जो होते हैं वो आकाश में छा जाते हैं। ऐसा आप लोग देखे होंगे, बारिश होने होती है तो पूरा बादल, काले बादल सब आसमान में ढकने लगते हैं, लगता है कि अब बहुत तेज़ बारिश होगी इस तरह से। तो ये जो बादल होते हैं ये आकाश में छाने लगते हैं, आप लोग भी देखे होंगे आसमान में। तो यहाँ पर कवि जो कविता शुरू किया है तो वो ऐसे ही कहा है कि झबर झबर बालों वाले। झबर झबर बालों वाले यानी झबर झबर जो होता है उसका मतलब ये होता है कि जैसे छोटे छोटे बच्चों को, चाहे आप लोग बहुत लोगों को देखे होंगे कि जिनके बाल बहुत घुंघराले जैसे होते हैं, गोल गोल गुच्छे की तरह होते हैं ना, तो उन बालों को हम लोग कहते हैं झबर झबर। ठीक है, तो यहाँ पर बादलों की भी तुलना जो की गई है वो झबर झबर बालों वाले बादलों को भी कहा गया है कि वो वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे किसी के बाल होते हैं गोल गोल गुच्छे की तरह, झबर झबर बालों वाले। और इसके साथ गुब्बारे देखे हैं आप लोग, गुब्बारे कैसे होते हैं, जब उसको ऐसे तो बिल्कुल चिपका चिपका रहता है, लेकिन जब उसको फुलाओ तो गुब्बारे बिल्कुल फूल के बड़ा सा हो जाता है। तो उस तरह से जिसके गाल बहुत फूले होते हैं उनके गालों को हम लोग तुलना करते हैं कि इसके गाल बहुत अच्छे हैं, फूले फूले हैं, गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं। तो यहाँ पर बादलों को भी कहा गया है कि पहले तो कहा गया है कि झबर झबर बालों वाले, यानी कि बालों की तरह उसका तुलना किया गया है कि बादल वैसे होते हैं गोल गोल गुच्छे की तरह बालों वाले, और जैसे गुब्बारे से गालों वाले। बादलों को आगे ये भी कहा गया है कि बादल कैसे दिखाई देते हैं, जैसे किसी के गाल बहुत फूले हुए हैं गुब्बारे की तरह, तो वैसे भी बादल दिखाई देते हैं। ये हमारा कविता का दूसरा लाइन है कि गुब्बारे से गालों वाले। और बादल जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं ये तो आप लोग को पता होगा, आसमान में होते हैं ना, आसमान में। तो आसमान में बादल रहते हैं। ऐसा आप देखते हो कभी कभी कि आसमान में हम जब देखते हैं तो बादल, कुछ बादल ऐसा लगता है बहुत धीरे 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 चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी तेज़ी से बादल जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत दौड़ रहे हैं बादल। तो वो जो बादल होते हैं, खास करके जब बारिश होनी होती है तो वो काले काले बादल दिखते हैं, वो लगता है कि बहुत झूम झूम कर, और वो बादल बहुत झूम झूम कर आसमान में क्या करते हैं, लगता है कि दौड़ रहे हैं। और उस तरह से पूरे आसमान में काले बादल जब छा जाते हैं तो झम 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 बारिश होती है। मज़ा आता है बारिश में, बारिश का मज़ा लिए हो आप लोग, है ना, बहुत मज़ा करते हो बारिश में, है ना। हाँ, तो वही कह रहा है कभी आगे, ये बादल जो होते हैं ये आसमान में दौड़ने लगते हैं और झूम झूम कर काले बादल छा जाते हैं आसमान में। तो ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। कवि ने बादल को बहुत तरह से तुलना की है, बहुत तरह से बताया है कि ऐसे लगते हैं बादल, वैसे लगते हैं। तो ये
इसी कविता में, कविता बहुत ही अच्छी, आप लोग पढ़िएगा, इसको याद कीजिएगा। तो ये कविता में आगे बताया है कवि ने कि बादल कैसे दिखते हैं। जैसे जोकर देखे हो, सर्कस देखे हो आप लोग, सर्कस में जोकर होते हैं, छोटे 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 कद के, देखे हो ना जोकर, किसी का नाक खुला होता है, किसी का गाल खुला होता है, इस तरह से। खास करके जोकरों को देखे होंगे कि तोंद उनका यानी कि पेट जो होता है वो बहुत फूला होता है ना फूला। वो जोकर का काम ही होता है, वो सर्कस में जो भी लोग देखने आते हैं उनको हंसाते हैं वो जो। तो जोकर के तोंद जो होते हैं वो फूले होते हैं। तो बादलों को भी यहाँ पर कवि ने जोकर की तरह बताया है कि जोकर के जैसे तोंद फूले होते हैं, तो बादलों को भी कहा है कि जोकर से तोंद फुलाए। ये बादल जो होते हैं वो जोकर जैसे तोंद फुलाए होते हैं। कुछ बादलों को ऐसे भी कहा है कवि ने, जैसे हाथी होते हैं, हाथी को देखे हो, बड़े बड़े हाथी होते हैं, उनके सूंड बहुत बड़े होते हैं, सूंड को उठाते हैं हाथी। तो बादल भी कभी कभी ऐसे ही लगते हैं, लगता है कि जैसे हाथी है और हाथी सूंड को उठाए हुए है। तो यहाँ पर कवि ने पहला तो कहा है कि जोकर जैसा तोंद फुलाए हुए हैं, और दूसरे में कहा है कि हाथी जैसे सूंड उठाए रहते हैं, उस तरह से बादल दिखाई देते हैं। बहुत तरीक़ा से बताया है। ऊँट भी होते हैं, ऊँट को आप लोग देखे हो? ऊँट कहाँ मिलता है? रेगिस्तान में, जहाँ बालू ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऊँट के जो पीठ होते हैं ना वो बहुत ऊपर उठे होते हैं, उनका पीठ जो होता है वो ऊंचा होता है। उस ऊंचे उठे हुए पीठ को क्या कहते हैं? उसको कुब्बड़ कहते हैं। वो ऊँट का कुब्बड़ निकला रहता है। तो बादल जो होते हैं, यहाँ पे कवि बता रहा है कि बादल भी जो होते हैं ऊँट से कुब्बड़ वाले होते हैं, लगता है कि जैसे ऊँट का कुब्बड़ है, उस तरह से बादल भी दिखाई देते हैं। फिर आगे कह रहा है कवि कि परियों से पंख लगाए। परियां बहुत अच्छी होती हैं, सुंदर होती हैं, उनके क्या होते हैं? पंख होते हैं। उन पंखों के द्वारा परियां उड़ती हैं। परियों के पंख बहुत ही सुंदर होते हैं। तो कवि ने कहा है कि परियों से कुछ बादल ऐसे भी होते हैं जैसे परियां पंख लगाए हुए हैं, तो वैसे दिखाई देते हैं बादल कि परियां पंख लगाए हुए हैं। इस तरह से कवि ने बहुत तरीके से बादल को बताया है। पहला आप लोग समझ गए कि जोकर जैसे बताया है, फिर हाथी जैसे बताया है, फिर हाथी के सूंड जैसे, फिर ऊँट के कुब्बड़ जैसे बताया है। आगे परियों के पंख की तरह लगाए, जैसे पंख लगाए हुए हैं वैसे बादल दिखाई देते हैं। ये बादल जो होते हैं जब आकाश में चलते हैं, बढ़ते हैं, तो आपस में टकरा भी जाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। तो उसी टकराहट में ना बहुत तेज़ आवाज़ होती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि बादल गरज रहा है, गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है ना। बारिश होना होता है तो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। ये बादल जब आपस में टकराते हैं ना, तभी वो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, ठीक है, बहुत तेज़। तो ये बादल जो होते हैं वो रह के क्या करते हैं? आपस में टकरा जाते हैं। तो ये टकराते जब हैं तो ये बिल्कुल मतवाले जैसे लगते हैं, किसी की बात नहीं मानने वाला, एकदम मतवाले बादल, अपने ही में मस्त रहने वाला। ऐसा हम आपको मीनिंग बताए हैं, अर्थ बताए हैं कि अपने में मस्त रहने। तो ये अपने में मस्त का तुलना किससे किया गया है? शेर से। शेर जो होते हैं, शेर होते हैं नहीं, शेर जंगल का राजा भी होता है, शेर एकदम मस्त रहते हैं, अपने में मतवाले होते हैं। बादलों को भी उसी तरह से कहा गया है कि बादल शेरों से मतवाले होते हैं और आपस में टकराते रह के आपस में टकराते हैं, आवाज़ें होती हैं और झमझम के बारिश बरसती है। आगे बादल को कहा गया है कि बादल कैसे होते हैं? तूफानी, ठीक है। बादल बहुत तूफानी होते हैं और शैतानी भी होते हैं, ठीक है। रह के धीरे धीरे कुछ शैतानी भी करते हैं। शैतानी का मतलब नटखट, कुछ ऐसा शैतानी करते हैं, कुछ नटखट जैसे लगते हैं, नटखट होते हैं बादल। तो कुछ शैतानी होते हैं, कुछ तूफानी होते हैं। ये जो तूफानी बादल होते हैं ना, ये रह कर शैतानी करते हैं। और इनके थैला किसको कहते हैं? बैग जैसे अपना झोला जो होता है, वो थैला में चुपके से क्या करते हैं, ये झरझर झरझर करके पानी बरसाते हैं। और ये बादल जो होते हैं वो किसी की नहीं सुनते हैं। जैसे ढोल बजता है तो कोई भी आवाज़ सुनाई देता है? नहीं सुनाई देता है, नहीं सुनाई देता है। ढोलक बजने लगता है तो बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं सुनाई देता है। तो बादलों को भी यही कहा गया है कि जैसे बादल लगता है कि ढोलक बजा रहे हैं और किसी की भी नहीं सुन रहे हैं, एकदम बजते जा रहा है, ढोलक बजाते हैं। ऐसा भी होता है कि ये बादल जो होते हैं वो
रह रह के लगता है कि छत पर आ रहे हैं। बादल जब उड़ते हैं आकाश में छाने लगते हैं और दौड़ते हैं तो लगता है कि वो छत पर आ रहे हैं। ठीक है, जाकर देखो, कभी कभी तो इतनी नज़दीकी लगती है जैसे लगता है कि बिल्कुल छत पर हमारे बादल आ गए हैं। देखने में ऐसा लगता है ना। और कभी जब उनको लगता है कि पकड़ने जाओ, देखने जाओ, तो वो चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं ना। बादल पकड़ में आती है? नहीं आता है, बादल पकड़ में नहीं आता है। तो वो लगता है कि बादल बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं और ये किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। इतना ज़्यादा पानी बरसाते हैं कभी कभी, इतना ज़्यादा पानी बरसाते कि चारों तरफ लगता है कि बारिश पानी ही पानी हो गया है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ पानी, रास्ते पे नदी नालों सब भर जाता है, बाढ़ जैसा स्थिति हो जाता है कि बाढ़ नदी नालों में आ गया है। और इतना ज़्यादा बारिश होने लगता है कि घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। कोई भी काम करने के लिए निकलो तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही तो कैसे निकलोगे। बच्चे तो बिल्कुल मायूस हो जाते हैं क्योंकि उनको खेलने को नहीं मिलता है ना। बारिश होती है तो घर में रहना पड़ता है। बाहर का कोई भी खेल नहीं खेल पाते, घर में जो है वही ना खेल सकते हो, बाहर का तो कुछ भी नहीं खेल। तो इस तरह से बाढ़ जो होते, वो बादल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी बरसाते हैं तो बाढ़ भी आ जाता है नदी नालों में। ये सब स्थिति होती है। लेकिन इतनी सारी बातें बताई गई हैं बादलों के बारे में, लेकिन इन सब बातों के बाद भी ऐसा हमको लगता है कि ये मतलब कभी भी कह रहे हैं कि ये बादल जो होते हैं बहुत ही भले होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। अच्छे लगते हैं ना बादल देखने में। जो सफ़ेद बादल होते हैं वो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो कभी कहता है आगे कि फिर भी ये बादल जो होते हैं वो बहुत ही भले लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसीलिए इनको कभी मन के भोले भाले बादल, यानी कि मन के बहुत ही अच्छे सीधे साधे बादल कहें, क्योंकि इनके में कोई छल कपट नहीं होता। ऐसा नहीं लगता है कि ये बादल कुछ जानबूझ कर रहे हैं या कुछ भी। ये बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो ये हम लोग का कविता का सारा लाइन हुआ। आप लोग इसको समझ में आ रहा है ना कविता? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये कविता है, इसको आप लोग, बहुत अच्छी कविता है, इसको आप लोग याद कीजिएगा और याद करके सुंदर सुंदर अक्षरों में कॉपी में लिखिएगा। और इसको लिखने का तरीका भी ऐसे ही होनी चाहिए कि जैसे 4 लाइन हम लिख लिए ऊपर में, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा पैराग्राफ थोड़ा सा बदल के चेंज करके फिर 4 लाइन लिखे। कविता को सुंदर तरीके से लिखा जाता है तो वो देखने में भी अच्छा लगता है। और सही सही लिखना चाहिए, बिल्कुल कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखिए और इसको याद कीजिए। याद करके ये आप लोग का होमवर्क हो जाएगा कि कविता को याद कीजिएगा और याद करके खूब सुंदर अक्षरों में कॉपी में लिखिए।